अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिजिक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 10 बेस करता है कांग्रेंस, सिमिलैरिटी टेस्ट एंड ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। चैप्टर के नाम से ही आपको जाहिर हो रहा है कि इस चैप्टर के अंदर हम डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले कांग्रेस है, देन सिमिलैरिटी टेस्ट और लास्ट में जाके है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस। एक बात तो चैप्टर के नाम से ही वाज़ह है कि हम इसमें फिगर्स को यानी ज्योमेट्री को डिस्कस करेंगे, बिकॉज कांग्रेंस जो है ये भी आपकी ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे हम डिफरेंट फिगर्स उसको कॉन्ग्रेंट कहते हैं। सिमिलैरिटी भी आपकी शेप्स के अंदर आती है, मतलब फिगर्स के अंदर आती है। और लास्ट तो ज्योमेट्रिकल जो कंस्ट्रक्शन है वो वैसे ही नाम से जाहिर है कि वहाँ पे हम ज्योमेट्री को कंस्ट्रक्ट करेंगे, दैट जिसमें ट्राइंगल, जिसमें पैरेललोग्राम, जितनी भी ज्योमेट्री की शेप्स आती हैं उसकी कंस्ट्रक्शन हम देखेंगे कि हमने किस कंस्ट्रक्शन को यहाँ पे अपने इस लेवल पे सीखना है। अभी एक्सरसाइज 10A क्योंकि डिफरेंट टॉपिक्स हैं तो मैं ये ट्राई करूंगा जिस एक्सरसाइज के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं उसी पे ज़रा फोकस रखा जाए। एक्सरसाइज नंबर 10A जो है ये कॉन्ग्रेंस टेस्ट पे बेस करती है। दैट मीन्स हमने यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास फिगर्स आएंगी, उनकी कॉन्ग्रेंसी देखनी है। बेसिकली तो यहाँ हमारे पास ट्राइंगल्स हैं आपके इस लेवल पे, हमने कॉन्ग्रेंस की जो ट्राइंगल्स हैं उनकी कॉन्ग्रेंसी देखनी है। अब कॉन्ग्रेंट फिगर्स का जो कॉन्सेप्ट है ये आपके लिए न्यू नहीं है, आप क्लास 6-7 से ये कॉन्सेप्ट पढ़ते आ रहे हैं, आप देखते आ रहे हैं कि जैसे हम नंबर्स की फॉर्म में कहते हैं कि 3 = 3 यानी नंबर इक्वल होता है, लेकिन ये बात हम फिगर्स में नहीं कहते थे कि दो फिगर्स इक्वल हैं, यानी एक दो ट्राइंगल ड्रॉ हुए हुए हैं, दो रेक्टेंगल ड्रॉ हुए हैं, तो उसके लिए हम इक्वल का वर्ड यूज़ नहीं करते, बल्कि हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, कॉन्ग्रेंट। कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DEF। अब कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है? अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो कॉन्ग्रेंस का मतलब या कॉन्ग्रेंट चीज़ का मतलब अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। जैसे फिगर के अंदर आप ये कहते हैं कि लेट सपोज अगर आपके पास कोई भी दो पैरेललोग्राम है, मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, दिस रेक्टेंगल इज कॉन्ग्रेंट टू दिस रेक्टेंगल। अब जब मैंने ये बात कह दी तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रायंगल, दो बातें इसमें हो सकती हैं। एक तो इनकी शेप सेम है, यानी कॉन्ग्रेंट का वर्ड जब यूज़ होगा तो फिर हम उसमें जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है वो ये कि उसका शेप एंड साइज़, ये दोनों चीज़ें जो हैं दो फिगर्स की अगर सेम हों तो फिर हम कहेंगे वो आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट। लेट सपोज इसका मैं नाम रख देता हूँ ABCD। इस ट्राइंगल को मैं कह देता हूँ WXYZ। ट्राइंगल या रेक्टेंगल ABCD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल WXYZ। जस्ट नेकेड आइस इसको अगर देखें हम तो हमें कॉन्ग्रेंट लगती है, बिकॉज इसका शेप सेम है और इसका साइज सेम है। अब कॉन्ग्रेंस के लिए दो बातें जब आपको ये क्लियर हो जाएं कि शेप और साइज जब मैटर करता है, मतलब आपने जब ये कह दिया कि शेप और साइज सेम होंगे तो आप दो फिगर्स को कॉन्ग्रेंट कह सकते हैं। तो इस बात का मतलब क्या है कि A से लेके B तक की जो लेंथ है ये W से X तक के इक्वल होगी, ये जो B से C तक की लेंथ है ये X से Y तक के इक्वल होगी, ये C और D जो है इसके लिए मैं 3 लाइंस यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, और ये लास्ट में ये जो साइड है ये आपकी इस साइड के इक्वल होगी। ये मतलब है साइज के इक्वल होने का। और बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पे जो एंगल बनेगा रेक्टेंगल के अंदर, कितना एंगल होता है इंटीरियर 90 डिग्री यहाँ पे, और 4 जो कॉर्नर्स हैं, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल है तो इट शुड बी इक्वल, मतलब ये D का एंगल Z के इक्वल होना चाहिए, A वाला एंगल W के इक्वल होना चाहिए, B वाला एंगल X के इक्वल होना चाहिए और C वाला एंगल Y के इक्वल। ये तो मैं रेक्टेंगल की बात कर रहा हूँ और शेप तो आपके सामने है। लेकिन क्या हो अगर यही कॉन्सेप्ट हम पढ़ें ट्राइंगल के लिहाज से, क्योंकि शुरू मैंने सिर्फ आपको कांग्रेस का वो जो कॉन्ग्रेंट फिगर्स या कांग्रेस का जो कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज करना मकसद था। अब जो आपकी एक्सरसाइज 10A है ये बेस करती है ट्राइंगल्स पे, तो हम यहाँ ट्राइंगल्स ड्रॉ कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रेंसी क्या होती थी, क्या हमने उसके बारे में सीखा, और अब ये जो साइड पे लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपने लिखा है सारा रेस कर लें यहाँ से। अब हम यहाँ ट्राइंगल्स ड्रॉ करते हैं और उसकी बेस पे देखते हैं कि हमसे क्या चीज़ पूछी गई है। सो यहाँ पे हम दो ट्राइंगल्स ड्रॉ करते हैं। लेट सपोज एक ये ट्राइंगल है और सिमिलरली एक हमारे पास ये ट्राइंगल है। इसको ज़रा इसकी डायमेंशंस यहाँ पे इसको ज़रा ऊपर प्लेस कर लें। अब ये आपके पास ऑलमोस्ट सेम शेप और साइज़ की हो गई हैं। अब यहाँ नाम मैं दे लेता हूँ, इसका नाम है ABC और इसका नाम है DEF। अब अगर मैं कहता हूँ कि ये दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, कॉन्ग्रेंट के लिए हम जो साइन यूज़ करते हैं डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट साइन यूज़ हुआ है। ट्राइंगल ABC लिखते हुए हम इसको यूँ लिखते हैं इज़ कॉन्ग्रेंट टू। अब कॉन्ग्रेंट के लिए एक तो ये साइन है यानी इक्वल के एक लाइन और उसके ऊपर ये, दैट इज़ कॉन्ग्रेंट DEF। अब यहाँ पे 2 से 3 डिफरेंट साइंस हैं, या तो आप कांग्रेस के लिए ये साइन यूज़ करेंगे, किसी बुक्स में ट्रिपल साइन भी है, किसी में 2 इक्वल के ऊपर भी ये साइन यूज़ होता है। तो कांग्रेंट के लिए जो आपकी बुक के अंदर यूज़ हुआ है उसको यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मैंने क्या बताया, जैसे ट्राइंगल्स की हम बात करने जा रहे हैं तो ये जो AB है इसकी जो लेंथ है यहाँ पे, लेट सपोज मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिख रहा हूँ कि ये अगर आपकी है 4 सेंटीमीटर
ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ये भी कितनी होनी चाहिए देन 4 सेंटीमीटर, और ये अगर आपकी है 5 सेंटीमीटर बी सी, तो ये जो बेस है ये भी आपकी क्या होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर। और सिमिलरली ये अगर आपकी ए सी जो है ये है 3 सेंटीमीटर, मैं जस्ट एग्जांपल की फॉर्म में, ये डिफरेंट नोटेशंस हैं, इसकी डायमेंशन जो आप मेजर करेंगे तो वो डिफरेंट होंगी। अब इनकी कॉन्ग्रेंसी का मतलब ये है कि ये जो ए बी की साइड है ये डी ई के इक्वल आएगी, ए सी की जो साइड है ये डी एफ के इक्वल है, और बी सी जो है ये ई एफ के इक्वल है। ये तो साइड्स की बात होगी क्योंकि हमने कहा एग्जैक्ट शेप एंड साइज, शेप नज़र आ रही होगी आपको। और दूसरा एंगल जो यहाँ बनेगा एंगल ए पे वो एंगल डी के इक्वल होना चाहिए, एंगल बी जो है ये एंगल ई के इक्वल होना चाहिए, एंगल सी जो है ये एंगल एफ के इक्वल होना चाहिए। अगर तो ये 6 बातें एग्जिस्ट करें तो फिर हम इस बात को कह सकते हैं, यानी ये वाइस वर्सा है, ऑपोजिट, इफ एंड ओनली, कि अगर कोई आपसे कहता है कि ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल डी ई एफ के कॉन्ग्रेंट है, या आपको कहा जाए, फिर आपके माइंड में पहली चीज़ ये आनी चाहिए कि उस ट्रायंगल की तीनों साइड्स दूसरी ट्रायंगल की तीनों साइड्स के इक्वल हैं, और उसके तीनों एंगल्स इन तीनों एंगल्स के इक्वल हैं। कब? अगर आपसे कहा जाए कि ये कॉन्ग्रेंट हैं, एक बात। दूसरी बात, अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स के इक्वल हैं, इसके तीनों एंगल्स के इक्वल है, तो इस बात का क्या मतलब हुआ कि ये ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल डी एफ के कॉन्ग्रेंट है। यानी अगर हमें कॉन्ग्रेंसी दी जाए तो हम खुद से ये 6 बातें अज्यूम कर लेंगे कि इसके एंगल्स इसकी साइड्स इक्वल हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपने आगे यूज़ करनी है। और अगर आपको ये 6 बातें पता हूँ तो फिर आप ये कह सकते हैं कि आपके लिए ये ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल डी ई एफ के कॉन्ग्रेंट है। तो ये आपका बेसिक जो कॉन्ग्रेंसी का जो कॉन्सेप्ट है ट्रायंगल में वो ये है। अब आप क्या करेंगे, ये जो साइड पे लिखे हुए हैं इनको हम कॉन्ग्रेंस टेस्ट कहते हैं। ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंस टेस्ट, एस ए एस कॉन्ग्रेंस टेस्ट, ए एस कॉन्ग्रेंस टेस्ट, आर एच एस कॉन्ग्रेंस टेस्ट, इसको पॉस्टुलेट भी कहते हैं। आगे आप क्लास 9th में जाएंगे तो यही आपके पास पॉस्टुलेट्स बन जाएंगे। ट्रिपल एस पॉस्टुलेट, एस ए एस पॉस्टुलेट, मतलब उसका भी वही है कि ये कॉन्ग्रेंस टेस्ट है, ये प्रूवन है कि आप अगर ये चीज़ हो तो हम इसको कॉन्ग्रेंट कह सकते हैं। तो जो वर्डिंग है वो डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट यूज़ हो सकती है, उसके बारे में आपको ख्याल रखना है। अब जरा मैं समझाने के तौर पर अगर एक चीज़ करूँ कि इस ट्राइंगल को यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ठीक है, कॉन्ग्रेंसी का साइन भी इरेज कर देते हैं। इसी ट्राइंगल को जो मैंने अभी ड्रॉ की हुई है, मैं इसको ज़रा मेंशन कर लूँ पहले, ये ट्राइंगल है। अब अगर इसको मैं चेंज कर दूँ, मतलब रोटेशन में ले आऊँ, लेट सपोज ये इसकी मैंने रोटेशन कर दी, क्या रोटेशन करने से कॉन्ग्रेंसी पे किसी किस्म का डिफरेंस आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। ये आपका पॉइंट ए रहेगा, ये जो पहले बी था, मतलब लेट सपोज इसको मैं वो जो नाम चेंज करना था वही नाम रख लेते हैं जो हमने पहले दिया था, डी ई एफ। अब अगर आप चाहें तो इसको चेंज करके एल एम एन कोई भी नाम रख सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे लेकर ज़रा जा रहा हूँ ताकि आपका ये पॉइंट एल है, ये पॉइंट एम है और ये पॉइंट एन है। अब अगर फिगर के रोटेशन हो जाए, उसमें ट्रांसलेशन आए, रोटेशन आए, रिफ्लेक्शन आ जाए, कुछ भी आ सकती है, क्या उससे कॉन्ग्रेंसी पे कोई डिफरेंस आता है? बिल्कुल भी नहीं। अगर तो उसकी साइड्स इक्वल है, यानी यहाँ पे दोबारा अगर लिखा जा सके कि पॉइंट ए पे जो एंगल है, लेट सपोज मैं कहता हूँ ये 30 डिग्री है, और पॉइंट जो एल है यहाँ पे भी 30 डिग्री एंगल है, यहाँ पे जो बी है इसको हम 90 कह लें, या 90 चलें का मतलब 80 कह लें, 85 कह सकते हैं आप। अब इसको भी आप कुछ एंगल कह लेंगे। अब ये पॉइंट बी किससे रिलेट करेगा? पॉइंट एम के साथ। यहाँ पे कितना एंगल होना चाहिए? 85, और 30 और 80, 80 और 30 110, 115। जब 115 आप माइनस करेंगे 180 डिग्री से तो आपके पास आ जाना चाहिए 65 डिग्री। अब इसको ऐड कर लें, इन सब का सम 180 होना चाहिए। जस्ट मैंने एग्जांपल की फॉर्म में लिखा, लेकिन फिर भी इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 60 और 80 140, 150 एंड 130 बिल्कुल। तो लास्ट जो आपका एंड पॉइंट होगा वहाँ भी 65 डिग्री एंगल। तो दैट मीन्स अगर वो पॉइंट्स आपस में, यानी मैं लिख सकता हूँ कि पॉइंट ए जो है ये रिफ्लेक्ट कर रहा है जाके पॉइंट एल के साथ, पॉइंट बी जो है ये जाके मैच करता है पॉइंट एम के साथ, और पॉइंट सी जो है ये जाके मैच करता है पॉइंट एन के साथ, यानी यहाँ बनने वाले एंगल्स इक्वल हैं। और बिल्कुल उसी तरह अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ये आपकी 5 है, ये आपकी 3 है, तो दैट मीन आपकी रोटेशन से किसी किस्म का कोई डिफरेंस कॉन्ग्रेंसी पे नहीं आता। अगर ये सारी 6 बातें पूरी हैं तो आप लिख सकते हैं ट्राइंगल एल एम एन के साथ भी ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होगी। अब अगर यही मैं चेंज करूँ इसके अंदर, मतलब वैल्यूज़ चेंज यहाँ पे अगर कर दूँ, इसका नाम चेंज कर दिया जाए ट्राइंगल का, और आप इस ट्राइंगल को मज़ीद जो है इसको चेंज कर लें, लेट सपोज मैं इसकी मज़ीद रोटेशन कर लेता हूँ बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर, ठीक है। अब क्या होगा? क्या अब भी ये कॉन्ग्रेंट रहेगी? बिल्कुल। तो इससे सिखाने का जो मकसद था, जो बात कहनी थी, वो यही कि आपके पास आपकी जो कॉन्ग्रेंसी है वो रोटेशन, ट्रांसलेशन, रिफ्लेक्शन सब पे अप्लाई होती है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि उनकी कॉन्ग्रेंसी कब होती है? जब आपके पास एग्जैक्ट शेप और साइज़ हो। इस बात का पता होना ज़रूरी है। अब ये अपने पास आप इरेज कर लें, और इसके बाद आपने क्या देखना है, आपके पास ये जो ट्रिपल एस जो कॉन्ग्रेंस टेस्ट है या एस ए एस कॉन्ग्रेंस टेस्ट है, याद रखें इसमें जो एस लिखा हुआ है, एस यहाँ पे साइड को शो करेगा, एस मीन्स साइड, A means angle,
ये जो लास्ट में लिखा है इसकी बात सबसे लास्ट में करेंगे, ये फिर आपको समझ आ जाएगी। अभी यहाँ पे जो मतलब है ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंस टेस्ट, मतलब क्या हुआ कि अगर दो ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो, एस एस एस, यानी दो ट्राइंगल्स अभी मैंने बनाई थी, दोबारा भी आप बना सकते हैं। लेट्स सपोज इसको ज़रा यहाँ प्लेस कर लें और इसी तरह की एक दूसरी ट्राइंगल बना लें आप अपने पास। आई थिंक ऑलमोस्ट ये इक्वल साइज और शेप की हैं। अब आपको क्या करना है, आपको अगर ये कहा जाए कि इसमें तीनों साइड्स, यानी यहाँ पे वही ए बी सी की बात हुई और यहाँ डी ई एफ की बात हुई। अब अगर कहा जाए कि ये दोनों, इसकी ये वाली साइड, फर्स्ट साइड जो है, इसको मैं फर्स्ट साइड कह रहा हूँ, ये इसकी फर्स्ट साइड के इक्वल है, इसकी सेकंड साइड जो है इसकी सेकंड साइड के इक्वल है, और इसकी थर्ड साइड जो बनती है ए सी, ये इसकी थर्ड साइड के इक्वल है, तो दैट मीन ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंस टेस्ट अप्लाई हो रहा है। तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं, क्रॉसपॉन्डिंग साइड, तो इसका मतलब है ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंस टेस्ट के मुताबिक ट्राइंगल ए बी सी को कॉन्ग्रेंट लिखा जाएगा ट्राइंगल डी ई एफ के। ये आपका पहला कॉन्ग्रेंस टेस्ट है। अगेन सुन लें, ट्रिपल एस का मतलब तीनों साइड्स का इक्वल होना। तो वो बड़ा सिंपल है, जब आप फिगर को देखेंगे, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो समझ आ जाएगी कि कैसे एक साइड दूसरी साइड के इक्वल नज़र आती है आपको, आप उसको ड्रॉ भी करते हैं, आप प्रूव भी करते हैं। तो अगर कोई दो गिवन ट्राइंगल्स हों, उनमें तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल हों, तो फिर हम कह सकते हैं कि एस 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 ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंस टेस्ट अप्लाई हो रहा है और ये दो ट्राइंगल्स आपकी कॉन्ग्रेंट है। अब इसी के अंदर अगर हम चेंज करें, मतलब ये मैं सिर्फ पॉइंट्स चेंज कर लेता हूँ कि इनका नाम भी हम चेंज कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा समझ आ सके बात की। अब नेक्स्ट आपके पास है एस ए एस। अब एस इसमें साइड है, एक एंगल और एक साइड, मतलब अगर मैं इसका नाम रख दूं अब डी ई एफ, और ये अब चेंज होके आ गई है एक्स वाई जी, दो डिफरेंट ट्राइंगल्स आ गई हैं। अब अगर मैं कहता हूं कि ये जो डी ई साइड है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ठीक है, एक सिंगल लाइन लगा लेते हैं इस पे। एक बीच में एंगल की बात हो रही है, कोई भी एंगल, लेट्स सपोज जो ई पे एंगल बन रहा है ये वाई पे बनने वाले एंगल के इक्वल है, और ये जो बेस बनती है ई एफ, ये वाई जेड के इक्वल है। तो क्या हुआ, दो साइड्स और एक एंगल इक्वल है। अगर किसी ऐसे क्वेश्चन के अंदर, किसी दो ऐसी गिवन ट्राइंगल्स के अंदर ऐसा देखें आप कि उसकी दो साइड्स, क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स मतलब इक्वल है, ये और ये क्रॉसपॉन्डिंग है और ये क्रॉसपॉन्डिंग, जो कंपैरिजन में आ रही होती है, और ये एंगल इक्वल है, तो दैट मीन आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एस ए एस कॉन्ग्रेंस टेस्ट, एस ए एस कॉन्ग्रेंस टेस्ट, आप क्या लिख देंगे कि ट्राइंगल डी ई एफ जो है ये कॉन्ग्रेंट है किसके, सॉरी ये कॉन्ग्रेंसी का साइन ऊपर आएगा, ये कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल एक्स वाई जी के। ये था आपका एस ए एस। और लास्ट जो है वो है ट्रिपल एस पोस्टुलेट, उसके लिए भी जस्ट यहीं पे हम क्या लिख लेते हैं, इनमें मैं अब नाम चेंज नहीं कर रहा, जस्ट एंगल की फॉर्म में अब ए एस, यानी अब आपको एक साइड मजीद खत्म करनी है, ये वाली साइड और ये वाली साइड। तो लेट सपोज ये साइड आपकी इक्वल है, एक एंगल ई एंगल वाई के इक्वल है, और यहाँ पे डी पे जो एंगल बन रहा है ये एक्स के इक्वल है, यानी दो एंगल्स और एक साइड, एंगल एंगल साइड। तो एंगल ये डी वाला एक्स के, ई वाला वाई के, और लास्ट में ये वाली साइड ये साइड के इक्वल है। तो ए एस अगर मैं कहूँ तो ए एस आपकी जो, अगर ये दो बातें इसी की जाएँ तो आप क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू, यानी अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आप ऐसा देखें दो ट्राइंगल्स के अंदर कि ये रूल अप्लाई होता है, तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ए एस कॉन्ग्रेंस टेस्ट ट्राइंगल डी ई एफ जो बनती है, ट्राइंगल के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं, इट इज़ कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल एक्स वाई जी। अब जब मैं कॉन्ग्रेंट कह दूंगा तो वो बात जो शुरू में मैंने कही है वो याद रखनी है, वो भूलनी नहीं है। अब अगर मैंने कह दिया कि ट्राइंगल डी ई एफ ट्राइंगल एक्स वाई जी के इक्वल हो गई है अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्ग्रेंस टेस्ट, तो अब इस बात का मतलब क्या है कि जो एंगल रह गए थे, यानी एफ पहले जो एंगल है वो जेड के इक्वल है, यहाँ जो ये साइड है ये इस साइड के इक्वल है, यहाँ जो ये वाली साइड है ये इस साइड के इक्वल है। तो दैट मीन कॉन्ग्रेंट कहने के बाद तो फिर कोई चॉइस बचती ही नहीं है, फिर तो उसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स को इक्वल होना ही होना है। ये तो हम पहले की बात कर रहे हैं कि मिनिमम वो कौन सी ऐसी चीज़ें हों, मिनिमम वो कौन से ऐसे रूल्स हों जिनको देख के हम उनको कॉन्ग्रेंट कह सकें। तो ये आपने क्लियर कर लिया। अब बिल्कुल लास्ट में आ जाते हैं, आर एच एस का मतलब क्या है। आर एच एस का मतलब है राइट एंगल ट्राइंगल। पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए आपको, इसको यहाँ से रेस कर लें। अब यहाँ पे हम क्या राइट एंगल ड्रॉ कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि राइट एंगल में हमें किस चीज़ को सॉल्व करना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। बिल्कुल सिमिलरली आप यहाँ से एक और राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लें। अब इन दो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर कॉन्ग्रेंसी टेस्ट कैसे अप्लाई होगा। लेट्स सपोज इस ट्राइंगल का नाम है एल एम एन और इसका नाम है एक्स वाई जी। पी क्यू आर एस, पी क्यू आर, कोई भी तीन नाम, कोई भी तीन पॉइंट्स आप लेके उस एंगल को नाम दे सकते हैं। 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा, तो दैट मीन 90 डिग्री के सामने जो साइड होगी उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज, जिसको यहाँ पे वो कैपिटल एच से डिनोट कर रहा है। ये बस बताना था आपको। और यहाँ जो हाइपोटेन्यूज है इसको भी वो किससे डिनोट कर रहा है, हाइपोटेन्यूज से।
तो कहने का मतलब ये हुआ कि आर एच एस स्पेसिफिकली किस ट्रायंगल पे अप्लाई होती है, राइट एंगल ट्रायंगल पे। ये आर शो ही राइट एंगल को कर रहा है। अब इस बात का आगे एच एस का क्या मतलब हुआ कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज जो है वो हाइपोटेन्यूज के इक्वल हो और कोई भी दूसरी साइड मतलब या तो ये बेस के इक्वल हो जाए या आपकी ये जो परपेंडिकुलर है ये परपेंडिकुलर के इक्वल हो जाए, कोई भी दो बातें हो जाए। हाइपोटेन्यूज का होना ज़रूरी है, बाकी दो साइड में से कोई भी एक साइड हो सकती है। लेट्स सपोज अभी इस एग्जांपल के अंदर मैं ट्रायंगल रेज होगी, इसको मैं सिर्फ ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसको रेज करना मकसद है कि अब आपकी अगर एक हाइपोटेन्यूज और ये बेस खाली इक्वल हो तो आप क्या लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू एच एस हाइपोटेन्यूज यानी आर एच एस कि एक तो राइट एंगल थी, राइट एंगल ट्रायंगल, उसके अंदर हाइपोटेन्यूज और साइड इक्वल है, इसलिए मैं लिख दूंगा कि ट्रायंगल एल एम एन जो है ये कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल, अगेन ये साइन जो है थोड़ा सा ऊपर आपने बनाना है, तो दैट मीन कॉन्ग्रेंसी के अंदर आपने ख्याल करना है साइंस का भी, ट्रायंगल एक्स वाई जी के कॉन्ग्रेंट है। अगेन फिर वही बात, राइट एंगल के अंदर भी वही बात अप्लाई होती है। अगर मैंने कह दिया कि ये कॉन्ग्रेंट है, अब इसके बाद कोई चॉइस नहीं है, अब जो यहाँ एंगल बनेगा वो ऑटोमेटिकली इस एंगल के इक्वल है, जो यहाँ एंगल बनेगा वो इस पॉइंट के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल होना ज़रूरी है। यानी ये वो मिनिमम चीज़ें हैं, ट्रिपल एस, एस ए एस या आर एच एस, ये वो कॉन्ग्रेंस टेस्ट हैं, ये वो मिनिमम क्राइटेरिया है जिसकी बेस पे आप दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट कह सकते हैं। और फिर आप उसके बाद जब कह देंगे फिर तो आप किसी भी मतलब जो करस्पॉन्डिंग एंगल या साइड बनती है उसका इक्वल कहना बिल्कुल बेसिक है, बिकॉज ये कांग्रेस के अंदर हमने बिल्कुल बेसिक चीज़ पहली चीज़ पढ़ी थी कि जब भी दो फिगर्स कॉन्ग्रेंट होती हैं दैट मीन उनका शेप और साइज एग्जैक्ट होता है। तो एग्जैक्ट का मतलब ये है कि फिर उसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होंगे। तो यहाँ कांग्रेस टेस्ट की जो 4 बेसिक कंडीशंस हैं वो समझ आ चुकी हैं। एक्सरसाइज सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ईजी है, मैंने इतना ज़्यादा टाइम जो कॉन्सेप्ट पे लगाया वो इसीलिए अगर आपको ये बात समझ आ जाए, ये कांग्रेस टेस्ट समझ आ जाए, अब आपके लिए क्वेश्चन जो आगे सॉल्व करना है बहुत सिर्फ पिक्चर्स आपके सामने आएंगी, ट्रायंगल बनी हुई होगी, साइड्स दी हुई होंगी, एंगल्स दिए हुए होंगे। मैं ट्राई करता हूँ कि वही पिक्चर्स जो हैं वो आपको क्वेश्चन की फॉर्म में नजर आए ताकि आपको वो समझ भी आ सके क्वेश्चंस, ताकि आपको वो बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ये क्वेश्चन है और उसको हमने यहीं पे बता देना है कि ये कॉन्ग्रेंट है या नहीं, और अगर है तो किस तरह है उसको प्रूव कर देना है ताकि आपके वो पिक्चर की फॉर्म में आपके सामने हो। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है, सिर्फ कॉन्सेप्ट का पता होना बहुत ज़रूरी है। मूव करते हैं एक्सरसाइज 10A की तरफ। Question number 1. Identify a pair of congruent triangles from the following triangles not drawn to scale based on each of the following congruence test. कहता है जो आप 4 congruence test अभी आपने पढ़े, ट्रिपल एस, उसके बाद एस ए एस और आर एच एस, कहता है इसकी बेस पे ये आपके सामने 9 ट्राइंगल्स ड्रॉ हुई हुई हैं। आपने 1 बाय 1 चेक करना है कि कौन सी ट्राइंगल किसके साथ कंपैरिजन बनाते हुए उसके कॉन्ग्रेंट है। तो बड़ा सिंपल है, मैंने पहले कहा था कि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो फिर आपने यहाँ पे कोई ऐसी कोई मतलब सोल्यूशन नहीं है, आपको आपने लिखना नहीं है, कोई सॉल्व नहीं करना, जस्ट आपको वो कॉन्सेप्ट समझ आने के बाद आपने 1 बाय 1 फिगर्स को देखना है कि कौन सी ट्रायंगल किस दूसरी ट्रायंगल के साथ कहीं कंपैरिजन बनाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले पार्ट के ऊपर आए कि आपके पास एक साइड दी हुई है 5 सेंटीमीटर और दो एंगल्स दिए हुए हैं 60 और 40। तो ये कहाँ पे होता है, जहाँ पे दो एंगल्स और एक साइड, ये जो तीसरा पोस्टुलेट है ए एस, वो अपने माइंड में जरा वो पैटर्न रखें। फर्स्ट जो था वो ट्रिपल एस था, ऊपर लिखा भी हुआ है, सेकंड एस ए एस था, थर्ड ए एस था और फोर्थ आर एच एस। अब वो आपके माइंड में रहेगा फिर। तो 5 सेंटीमीटर 40 और 60। अब आप ये बाकी ट्रायंगल्स देखें, सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट, ये 5 सेंटीमीटर तो है लेकिन एंगल्स दो वो सेम नहीं है, दैट मीन्स ये बात नहीं हो सकती। फोर्थ में भी ऐसा नहीं है, फिफ्थ में भी एंगल दो नहीं है हमारे पास, सिक्स्थ में नहीं है, सेवन्थ में दो एंगल्स, यहाँ 9th फिगर के अंदर आप देखें तो दो एंगल्स गिवन है 40, 60 और 5। तो यही ट्रायंगल एक तरह से ट्रांसलेट हुई हुई है, मतलब चेंज, उसकी डायरेक्शन चेंज की हुई है। यहाँ 60 डिग्री इधर था, उसको ज़रा रोटेट करके यहाँ ले आए, ये 5 सेंटीमीटर वहाँ चला गया और ये 40 टॉप पे। मतलब अगर इसको आप मतलब थोड़ा सा घुमाना शुरू करें, मैंने ड्रॉ की थी आपको बताई थी मैंने रोटेट करके प्रॉपर, तो ये वही ट्रायंगल है, जस्ट उसको रोटेट किया गया, एक डिफरेंट नज़र आ रही है आपको, थोड़ी सी टेढ़ी सी हुई हुई। लेकिन फर्स्ट और जो 9th ट्रायंगल है इसका मतलब ये हुआ कि ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट हैं। और किस तरह कॉन्ग्रेंट है, यानी आप सोल्यूशन के अंदर जो आके आपकी पहली बात लिखेंगे, सोल्यूशन कौन सा पार्ट बनता है आपके पास, मतलब फर्स्ट एंड 9th। तो आप लिखेंगे ट्रायंगल लिखने के बजाय आप ट्रायंगल का साइन डाल लें, ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल एट 9th पार्ट। सिंपल फॉर्म में लिखना है ना, चाहे तो आप इंग्लिश में लिख लें, स्टेटमेंट बना लें, जैसे आपके लिए जो इजी वे लगता है, लेकिन सिंपल आपने लिखना सिर्फ ये है कि जो फर्स्ट ट्रायंगल थी, यानी ये जो बनी हुई थी, क्योंकि नाम तो कोई है नहीं कि नाम लिखें ABCDE, तो सिंपल लिखेंगे ट्रायंगल एट फर्स्ट इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल एट 9th। और क्यों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, ये कौन सा मतलब जो पोस्टुलेट है वो हो रहा है AAS, ये अपने पास ब्रैकेट में लिख लें, सबसे शॉर्टेस्ट वे है लिखने का। इसमें बात की समझ भी आ गई कि फर्स्ट ट्रायंगल जो है ये 9th के कॉन्ग्रेंट है और क्यों है AAS के अकॉर्डिंग। तो बड़ी सिंपल सी बात, चाहे तो आप इसको स्टेटमेंट, जिस मैंने स्टेटमेंट बोली है इंग्लिश में, आप ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। सेकंड पे आए, आपको तीनों साइड्स गिवन है 5, 4, 6, यहाँ पे नहीं है, इसमें भी नहीं है आपके पास
फिफ्थ में नहीं है, सिक्स में नहीं है, सेवन्थ 5 4 6, यही ट्राइंगल जस्ट चेंज हुई हुई है। ये 5 यहाँ पर था, अब ये देखें इसको मतलब अगर रोटेट करना शुरू करें, इस पॉइंट को अपने माइंड में ज़रा बुक को थोड़ा सा चेंज करेंगे तो आपके सामने ये 5 यहाँ चली जाएगी, 4 ये, तो 2 और 7, तो सेकंड जो आपका लिखेंगे, आप लिखेंगे ट्राइंगल नंबर 2 इज़ कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल एट 7 एंड रीज़न, क्यों कॉन्ग्रेंट है, किस पोस्टुलेट के मुताबिक, एस यानी ट्रिपल एस पोस्टुलेट के मुताबिक या ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंस टेस्ट के मुताबिक, दोनों वर्ड्स में यूज़ कर रहा हूँ, आपको तो ख्याल रखना है इसमें, कभी मैं पोस्टुलेट कहूँगा कभी कॉन्ग्रेंस, लेकिन मतलब उसका एक ही है। तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंस टेस्ट के मुताबिक ट्राइंगल 2 जो है ये ट्राइंगल 7 के साथ पेयर बना रही है। थर्ड आपके पास है 5 6 और 40, दो साइड्स गिवन है और एक एंगल। अब आप चेक करना शुरू करें, कहाँ आपके पास ये आई थिंक फिफ्थ में, लेकिन चेक कर लें कि क्या ये मतलब अब प्रॉपर बना रही है। अब इसको अगर चेंज करें, यानी अगर मैं 5 को रोटेट करना शुरू करूं इस तरह से कि 5 यहाँ पे है तो क्या 40 यहाँ चला जाएगा, बिल्कुल चला जाता है। तो ये 6 जो यहाँ पे 40 के साथ था ये ऊपर चला जाएगा, दैट मीन्स थर्ड एंड फिफ्थ। तो ये भी आप लिख लें, ट्राइंगल एट थर्ड नंबर इज़ कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल एट फिफ्थ बिकॉज ऑफ, कौन सी हैं, दो साइड्स हैं और एक एंगल, किधर है, SAS, जैसे हम लिखते हैं साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस टेस्ट। तो ये भी आपके पास आ गई। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप चाहें तो आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, नहीं तो सिंपली ऐसे लिखने से भी आपकी मतलब आंसर वही बनता है। फिर आपके पास थर्ड भी हो गई, फोर्थ यहाँ कहीं रिपीट तो नहीं हुई, 5 सेंटीमीटर 40 एंड 60, फोर्थ की बात अब देखें, 40 और 60 दो एंगल्स पता है और 5 सेंटीमीटर, ये आपको आई थिंक इसके साथ कंफ्यूज करने के लिए था, लेकिन यहाँ फोकस ये करना है कि 5 और 40 60 कितना दूर था। आप कुछ यहाँ पर स्टूडेंट मिस्टेक कर देंगे कि जो ही इसको देखा साथ ही इसको इसके साथ कंपेयर कर लिया और कहा कि ये कॉन्ग्रेंट है, लेकिन नहीं, 40 और 60 देखें 5 के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे 30 डिग्री एंगल बनता है, यहाँ तो 5 के साथ ही बन रहा है, यहाँ देखें 5 के ऑपोजिट बनता है, नहीं बनता, जिसको मैंने कॉन्ग्रेंट लिखा है 9th को। तो दैट मीन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 पे क्या है, 6 पे आपके पास 4 5 90 डिग्री, यानी एक तो 4 सेंटीमीटर एक साइड है, एक 5 सेंटीमीटर साइड है, अब 90 डिग्री के सामने बनती है, तो ये कौन सी साइड हुई, हाइपोटेन्यूज। की बात ख्याल रखनी है, यानी कोई भी साइड आप उठा के देख लें, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज गिवन है और एक साइड गिवन है। कोई देखें राइट एंगल ट्रायंगल और है 7th, वो तो हम पहले बात कर चुके हैं 7th की। 8th पे बिल्कुल यही ट्रायंगल बनी हुई है, जस्ट उसको चेंज किया गया। देखें 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज है, वही हाइपोटेन्यूज, और ये कितनी है 5 सेंटीमीटर, और ये साइड जो परपेंडिकुलर था यहाँ भी परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है। दैट मीन लास्ट में आप लिखेंगे ट्रायंगल एट 6th नंबर, यानी जो 6th पार्ट पर ट्रायंगल दी गई है ये कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्रायंगल एट 8th। और ये किस तरह मतलब कॉन्ग्रेंट है, ये कॉन्ग्रेंट है RHS के मुताबिक, यानी राइट एंगल ट्रायंगल में मतलब राइट एंगल भी हो उसके अंदर, देखें ना एंगल भी तो सेम होगा। जब आपने दो राइट एंगल की बात की तो ये राइट की जो वर्ड यूज़ हो बाबा बता रहा हूँ कि राइट एंगल के लिए यूज़ हुआ है, जो 90 डिग्री यहाँ बनता है वही यहाँ पे भी बनता है, तो एक एंगल भी हो गया ना। तो राइट एंगल और हाइपोटेन्यूज साइड ये इक्वल है, तो बेसिकली 9 ट्राइंगल्स थी, 8 का पेयर बन गया। एक ये जो मैंने आपको बता दिया कि क्यों ये आपने इस तरह की चीज़ों में कन्फ्यूज़ नहीं होना, जब आपको ऐसी कोई चीज़ पूछी जाएगी आपको फोकस रखना है कि यहाँ तो 5 यहाँ लिखा हुआ है, क्या उसके 60 ऑपोजिट है, यहाँ तो नहीं है, लेकिन यहाँ देखें वो कितना एक्यूरेटली वो हर चीज़ आपके माइंड की जो एक स्केच है वो साथ ही बैठ रहा है आपके, कि वो क्लियर होना चाहिए। सो ये था क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपने जस्ट ये बताना था कि कौन सी ट्रायंगल किसके मतलब कॉन्ग्रेंट है और किस रूल के मुताबिक, किस कॉन्ग्रेंस टेस्ट के मुताबिक वो कॉन्ग्रेंट है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। Question number 2, copy and complete the proof to show that each of the following pair of triangles are congruent। डिफरेंट पार्ट्स थे, यहाँ मैंने वही पिक्चर पेश किया जो प्रूफ उसने मांगा है, जब मैंने शुरू में आपको कॉन्सेप्ट में काफ़ी डिटेल में बताया था कि कैसे पॉइंट भी कंपेयर किए जाते हैं। जैसे ये पॉइंट ए है तो ये कंपेयर होगा किस पॉइंट के साथ, पी पॉइंट के साथ। देखिए ना ये पी है, यहाँ से लेके ए से लेके सी तक, यानी ट्रायंगल का नाम बनता है ABC, यहाँ बनता है PQR। अब आपके पास देखें कौन सी साइड किसके है, तो आपने बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि ये मतलब आपके सामने ये जो ट्रायंगल्स ड्रॉ हुई हैं, कुछ बातें यहाँ उसने आपको गिवन दे दी हैं, जैसे AC 6 सेंटीमीटर है, तो अब आपने कंपेयर करना है कि AC बेसिकली किस लाइन के इक्वल है जो 6 सेंटीमीटर है, और फिर ये अगर 8 है तो थर्ड कौन सी लाइन इक्वल दी गई है। सारी चीज़ें गिवन तो क्वेश्चन के अंदर ही हैं, लेकिन उसको लिखना कैसे है प्रूफ के अंदर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो देखें ज़रा फोकस करें, जो पार्ट गिवन है इसके ऊपर, प्रूफ पे बाद में आते हैं। AC 6 सेंटीमीटर है, इस ट्रायंगल में जब उसने खुद ही कह दिया कि ये कॉन्ग्रेंट है, तो कौन सी ट्रायंगल के ये कॉन्ग्रेंट होगा, किस कॉन्ग्रेंट के, ये P और R, ये लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर, ये इसके है, ठीक है। फिर आप अगली बात कि ये इस पर डबल लाइंस ड्रॉ हुई हैं AB,
यहाँ किस लाइन पे डबल लाइंस ड्रॉ हुई है, पी क्यू, दैट मीन ये जो साइड है ये इस साइड के इक्वल है। सिमिलरली ये 8 सेंटीमीटर जो बी सी लाइन है कहाँ पे लिखा हुआ है 8 सी, ये जो बेस बनती है। तो पॉइंट अगर कंपेयर करें तो कौन सा पॉइंट किसके है, ए इंटू पी, यानी कंपेरिजन करते हुए जो सोल्यूशन लिखेंगे आप यहाँ लिखेंगे ए पी से कंपेयर हो रहा है, बी किससे हो रहा है, ये लिखा हुआ है बी, ये आके क्यू से हो रहा है, बी इज कंपेयर टू क्यू, सी इज कंपेयर टू आर, वही ए बी सी और पी क्यू आर वाली बात। अब अगर ए बी उसने कहा कि मतलब बताया नहीं है, गिवन दिया हुआ है, उसने पूछ के रहा है कि किस साइड के इक्वल है, ए बी पे डबल लाइंस हैं, यहाँ किस पे डबल लाइंस हैं, पी क्यू, तो लिख लें ये पी क्यू के। देन बी सी जो कि 8 सेंटीमीटर लिखा भी हुआ है उसने आगे, ये किसके इक्वल है, आर क्यू के, ये भी अपने पास लिख लें, क्यू आर लिखें या आर क्यू, ये आपकी है, इसमें याद रखें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आर क्यू क्यू दोनों लिखे जा सकते हैं। ए सी जो आपकी लाइन है तो 6 सेंटीमीटर, ये किसके इक्वल है, पी आर के, और ये दोनों लाइन्स कितने के इक्वल हैं, ये उसने पूछा है हमसे, ऑल दो ये लिखा हुआ था, जस्ट हमने उसको देख के यहाँ पे प्रूफ बताना है। तो ये जब 6 की 6 चीज़ें यानी पॉइंट्स भी कंपेयर हो गए या आपके पास, मतलब ये तो पॉइंट्स कंपेयर करना तो बिल्कुल बेसिक सी बात है। असल चीज़ जो आपके पोस्टुलेट या जैसे कांग्रेस टेस्ट कहते हैं वो तो अप्लाई होता है साइड्स पे और एंगल्स पे। तो तीनों साइड्स के इक्वल है, यहाँ की एंगल की तो बात नहीं की ना हमने। तो ट्राइंगल ए बी सी को कॉन्ग्रेंट कहा जा सकता है ट्राइंगल पी क्यू आर के। और ये किस तरह कहा जाएगा, कौन सा कॉन्ग्रेंट टेस्ट है ये, एस यानी ट्रिपल एस डॉट लामी लगाएं तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंस टेस्ट के मुताबिक आपका फर्स्ट पार्ट जो है ये कॉन्ग्रेंट था। मूव करते हैं बी पार्ट की तरफ। बी सी और डी पार्ट तीनों मैंने यही पेश कर दिया बिकॉज अपने प्रूफ ही लिखना है इसके अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि आपको वो प्रूफ ट्रायंगल्स की फॉर्म में नजर भी आना चाहिए और आपको लिखने के लिए आसानी भी हो। तो इसलिए मैंने वही पिक्चर यहाँ पेश की है ताकि आपको समझ आए और आप उसको लिख सकें। अब बी पार्ट में देखें, अगेन ट्राइंगल डी ई एफ है और यहाँ पे एक्स वाई जी है। इसको कैसे रोटेट किया गया है पहले मैं करके दिखा चुका हूँ। अब ये पिक्चर है तो रोटेट तो नहीं हो सकती, लेकिन मैंने ट्राइंगल ड्रॉ की थी उसको प्रॉपर मैंने आपको दिखाया था रोटेट करके। तो डी जो पॉइंट है, मतलब ये अगर देखें डी से लेके ई तक दिया गया 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ से किस तरह, मतलब कौन सी साइड है जो 3 सेंटीमीटर है, तो डी और ई यहाँ पे वो साइड है वाई जेड वाई लिखें या वाई जेड लिखें, ये 3 सेंटीमीटर है। ई पॉइंट पे आपका 70 डिग्री एंगल बन रहा है। यहाँ पे किस पॉइंट पे बन रहा है, वाई पे। दो बातें, एक्स वाई जो आपकी जो यहाँ पे मतलब जो बन रही है आपकी, इसको बेस तो नहीं कह सकते, टॉप पे आती है ये 5 मीटर है। तो यहाँ पे ई एफ जो है ये भी आपकी 5 मीटर है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप पॉइंट्स कंपेयर कर लें, कौन सा पॉइंट किसके साथ है। यहाँ डी आपका देखें, मतलब ट्राइंगल की अगर आप शेप देखें तो ये जो डी पॉइंट है आपका ये इस बेस के या 5 मीटर के ऑपोजिट आता है। ये 5 मीटर 5 के ऑपोजिट, यहाँ 5 के ऑपोजिट कौन सा पॉइंट है, जेड। तो याद रखें ये जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो बता रहा हूँ आपको, इनको देख के आपने ये लिखना है कि ये पॉइंट कैसे, मैंने इसको एक्स के इक्वल क्यों नहीं कहा, क्योंकि एक्स तो 5 के साथ कहीं था ही नहीं। अगर तो होता यहाँ पे ई और यहाँ पे कहीं जेड और फिर एक्स यहाँ होता फिर तो अलग बात थी। ये सारी बातें फोकस में रखनी है कि एक तो जो साइड है उसमें यहाँ पे जो डी पॉइंट है उसके साथ 3 होना चाहिए और वो 5 के ऑपोजिट हो। ये है वो पॉइंट जो कि एक तो 5 के ऑपोजिट है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यानी डी जेड से कंपेयर होता है। देन ई जो पॉइंट है वहाँ 70 डिग्री एंगल बन रहा है। यहाँ किस पे बन रहा है, वाई पे। तो बड़ा आसान था कि वाई के साथ कंपेयर हो रहा है। एक्स जो एफ जो पॉइंट है आपका, एफ पॉइंट किससे कंपेयर हो रहा है, एफ वो लाइन है जहाँ पे 70 डिग्री के बाद आगे 5 मीटर के बाद, तो ये 70 डिग्री इसके बाद 5 मीटर एक्स पे, दैट मीन एफ आके कंपेयर होता है एक्स पे। सो ये आपके तीनों पॉइंट्स कंपेयर हो गए। अब आप बताएं कौन सी साइड 3 मीटर के इक्वल थी, यहाँ पे डी ई है तो यहाँ पे कौन सी साइड है, वाई जेड वाई जेड जो भी लिखें, यहाँ पे जेड वाई लिख रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ये ना रहे कि उसको हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखना, जैसे भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट आपके पास है डी ई एफ जो आपके पास एंगल बनता है, किधर है, डी ई एफ। एंगल का नाम भी आपको आना चाहिए, डी से स्टार्ट हुए ई पे, ई से एफ पे मूव हुए। तो यहाँ पे एंगल का वो उस एंगल का नाम क्या बनेगा, जो एंगल मतलब जो एंगल है जेड वाई एक्स। तो अपने पास लिख लें जेड वाई यानी मिड में आता है ये, और यहाँ पे एक्स, और ये एंगल का जो मिड होता है उसके ऊपर हम हेड बनाते हैं, ये आ गया जेड वाई एक्स। और लास्ट में आपके पास जो ई एफ 5 मीटर है, यहाँ पे वो कौन सी साइड है, एक्स वाई या वाई एक्स जो भी आप लिखें, और ये कितने के इक्वल है, 5 मीटर के। ये आपका प्रूफ पूरा हो गया। अब यहाँ पे कौन है, 2 साइड्स और एक एंगल। तो ट्राइंगल डी ई एफ कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल जेड वाई एक्स के। जेड क्यों लिख रहा हूँ कि डी आपका पॉइंट जेड से मिलता है, ई पॉइंट वाई से और एफ एक्स से। जो पॉइंट जिससे मिल रहा है उस तरह लिखना है फिर आपने लिखते हुए, यानी यहाँ पे तो कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन जब ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाए तो फिर वही पॉइंट और वही नाम लिखना है जो आपका वहाँ कंपैरिजन में आ रहा था। और ये किस तरह आपस में इक्वल है, ये इक्वल है एस ए एस कॉन्ग्रेंस टेस्ट के मुताबिक। तो ये काफ़ी डिटेल में मैंने ए और बी पार्ट करवा दी है। सी और डी में जस्ट बताता जाता हूँ आपको कि जो आपका एल पॉइंट है नज़र आ रहा है आपको, जब इसको आप मतलब थोड़ा सा रोटेट करेंगे, अपने माइंड में स्केच बनाएंगे, तो एल आपके जो पॉइंट है 70 डिग्री और 30 डिग्री के अलावा, तो 70 डिग्री मतलब देखें आप, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये 70 और 30 है, जो कि होता है 2
70 30 100। तो तीसरा एंगल जो यहाँ बनना चाहिए एल पे, ये कितना बनना चाहिए 80 डिग्री। कौन सा रूल है इंटीरियर एंगल का ना कि 180 सम होता है, तो ये 30 और 80 है 110, तो ये यू पे कितना एंगल बनना चाहिए 70 डिग्री। अब पॉइंट कंपेयर करना आपके लिए बहुत ईजी हो गया। एल पॉइंट जहाँ पे 80 डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ 80 बनता है, दैट मीन्स ये है डब्ल्यू। देन एल के बाद एम पॉइंट, एम जहाँ 30 डिग्री एंगल बनता है 30 बनता है वी पे, तो वी वाला पॉइंट आ गया। लास्ट में एन जहाँ 70, तो 70 किस पे बन रहा है यू पे। नेक्स्ट आपके पास एंगल है एल एम एन, एल एम एन यानी 30 डिग्री एंगल। 30 डिग्री एंगल कहाँ बनता है इस पे, तो दैट मीन डब्ल्यू वी यू। तो अपने पास जो एंगल बनेगा वो बनेगा डब्ल्यू वी और साथ में यू और वी पॉइंट पे हैट आ जाएगी। एल एन एम, एल एन एन 70 डिग्री यहाँ बनता है 70 डिग्री इस पे, तो क्या लिखेंगे डब्ल्यू यू वी। डब्ल्यू क्योंकि स्टार्टिंग है, जैसे यहाँ पे एल स्टार्टिंग पॉइंट था, ये पॉइंट जो लिखे हुए हैं ये इसीलिए बताए जा रहे हैं आपको। ये आप लिखेंगे डब्ल्यू और यहाँ पे आ जाएगा यू और वी और यू पे आ जाएगी हैट। और दोनों एंगल्स कितने डिग्री के इक्वल हैं 70 डिग्री के। ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। और थर्ड एम एन जो साइड है, एम एन 7 सेंटीमीटर है और एम आपका सेकंड पॉइंट था, एन आपका लास्ट। यहाँ पे सेकंड और लास्ट कौन सा बनेगा वी और यू। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार ये बता रहा हूँ कि आपने वही पॉइंट्स लिखने हैं। और ये किसके इक्वल है 7 सेंटीमीटर। तो कौन सी ट्राइंगल यू वी डब्ल्यू के इक्वल हुई। अब नाम देखें, यू पहले लिखा हुआ है तो यहाँ पहला नाम किसका आएगा फिर एन, यू के बाद वी लिखा हुआ है तो मतलब ऑपोजिट साइड से जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स का और कांग्रेस के लिहाज से ये लिखना। यू वी है तो वी का मतलब किससे कंपेयर हो रहा था एम से, एम एन, और लास्ट में डब्ल्यू है, डब्ल्यू किससे कंपेयर होता है एल से, तो एन एम एल यू वी डब्ल्यू। देखें अब उसने ऑपोजिट कर दिया। और ये किस तरह मतलब कॉन्ग्रेंट है, दो एंगल्स हैं और एक साइड, तो ए एस जो आपका कॉन्ग्रेंस टेस्ट है वो अप्लाई होगा और ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। लास्ट डी पार्ट अगेन आपके पास 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ तो बड़ा सिंपल है, एच पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ टी पे बनता है, तो ये तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि एच आके आपका टी से कंपेयर हो रहा है। पहली चीज़ तो आप लिख लें। देन आपके पास जो अब बेस बनती है ये है 5 मीटर 90 डिग्री के साथ 5 मिलीमीटर, यहाँ ये बनती है 5 मिलीमीटर। एच के बाद जो पॉइंट था वो आई था, तो यहाँ पे जो आपका पॉइंट होगा आई के साथ वो किससे आके मिलेगा एस से। जैसे ये टी के बाद मैंने बताया आपको, तो इसको कंपैरिजन कर लें एस से। अब लास्ट पॉइंट जी जो है ये ऑब्वियसली किससे मीट करेगा यू से आगे, ये अपने पास लिख लें। अब तीनों पॉइंट जब इक्वल हो गए जी एच आई कहाँ बनता है जी एच आई, यानी जी पहले लिखा उसने एच आई इसी पैटर्न में, तो आप भी क्या लिखेंगे यू टी एस जो एंगल बनता है इसी पैटर्न के मुताबिक, तो यू टी एस और इस पे एंगल आ जाएगा। और ये कितने डिग्री के इक्वल है 90 डिग्री, बिकॉज हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपके पास जी आई जो साइड है, जी आई यहाँ पे हाइपोटेन्यूस है और यहाँ पे हाइपोटेन्यूस कौन बनता है एस यू। जी आई ये है तो यहाँ पे हम इसको यू एस लिखेंगे, जिस तरह उसने लिखा है वैसे ही लिखें, जी पहले आई बाद में, आप भी लिखें यू पहले और एस बाद में। और ये कितने के इक्वल है 13 मिलीमीटर के। और लास्ट में एच आई आपकी बेस है, एच ये वाला पॉइंट है और यहाँ पे क्या बन जाएगा टी और एस। इसलिए पॉइंट्स का अगर आपको कंपैरिजन समझ आ जाए तो ये एंगल लिखना या साइड लिखना बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है। और ये कितने के इक्वल है 5 मिलीमीटर के, ये आप बात कह सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट कि हाइपोटेन्यूस 13 मिलीमीटर था, यहाँ हाइपोटेन्यूस बनती तो ये है, लेकिन इसको अगर हम फाइंड करें इनका स्क्वायर तो यही 13 मिलीमीटर ही आएगी। आप चाहें तो फाइंड भी कर सकते हैं 12 मिलीमीटर का स्क्वायर प्लस 5 मिलीमीटर का स्क्वायर, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 13 मिलीमीटर ही आता है। लेकिन जस्ट आपको बताने का मतलब कि आप इसको लिख सकते हैं। और लास्ट में आपके पास आप बता दें ट्राइंगल एस टी यू, देखें एस टी यू उल्टे नाम लिखे हो तो आप भी क्या लिखेंगे आई एच जी, तो यहाँ पे आपके पास ट्राइंगल का नाम आ जाएगा आई एच और लास्ट में क्या आ जाएगा जी। और ये किसके मतलब कॉन्ग्रेंट है, ये कॉन्ग्रेंट है किस रूल के मुताबिक आर एच एस, यानी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेन्यूस और साइड जो थी ये इक्वल थी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि हाइपोटेन्यूस और साइड के लिए आप रूल अप्लाई करेंगे। नज़र तो वैसे भी आपको आ रहा है लेकिन फिर भी आप जो अप्लाई करना है रूल अपने वो अपने माइंड में कैलकुलेटर पे करके वैल्यूज़ अगर सेम आती हैं, यहाँ तो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये कॉन्ग्रेंट है, जस्ट बताना था आपने, लेकिन अगर ना हो तो आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके फिर इसको सॉल्व करेंगे। आगे आने वाले क्वेश्चन में ये हम अप्लाई करके आपको मतलब सीखेंगे भी आप अप्लाई करना कि कैसे आप पहले हाइपोटेन्यूस के थ्रू वो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू सॉल्व करते हैं और फिर आप बताते हैं कि ये कॉन्ग्रेंट है या नहीं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। काफ़ी डिटेल में आपने क्वेश्चन 1 और 2 देखे। मैं यहाँ वीडियो को स्टॉप करूँगा जस्ट टू मेक श्योर कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मतलब कंप्लीटली समझ आ सके। स्टार्ट में पूरी डिटेल के अंदर मैंने बात की, कंपैरिजन की, कॉन्ग्रेंस की, फिर वो ट्राइंगल्स के थ्रू, और फिर आपने यहाँ पे उसका प्रूफ भी देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड जो है नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड कर दूँगा। आई होप जितना भी कॉन्सेप्ट है वो समझ आ चुका होगा। कोई ऐसी बात जो मुश्किल हो, जो समझ ना आई हो, कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।